हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को डिस्कस किया था कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आप एबीसी एनालिसिस का क्या मतलब होता है और एबीसी एनालिसिस की कितनी कैटेगरीज हैं, और एबीसी एनालिसिस के ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे और एबीसी एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को विद एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करेंगे। एबीसी एनालिसिस पर बात करने से पहले देखते हैं कि कंपनी के अंदर इन्वेंट्री किस तरह की होती है। इन्वेंट्री का मतलब वो गुड्स होती हैं जो कि जिसको कंपनी हैंडल करती है ताकि उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जा सके। उन गुड्स को इन्वेंट्री का नाम देते हैं और इस इन्वेंट्री की ही मैनिपुलेशन, उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब हम एबीसी एनालिसिस पे देखेंगे ना कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एबीसी एनालिसिस का क्या मतलब है। एबीसी एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले ना देखते हैं कि इन्वेंट्री किस तरह की होती है कंपनीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के अंदर इन्वेंट्री की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि बन चुकी हैं, वो रेडी टू सेल है, रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट है, उनको भी स्टोर के अंदर रखा जाता है या उनको वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर या जो सेलर्स हैं उन तक उसको पहुंचाया जा सके। लेकिन प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने से पहले कुछ अरसा वो स्टॉक की जाती हैं। आमतौर पर स्टॉक नहीं भी होती, लेकिन अगर डिमांड कम है तो आपको वो प्रोडक्ट्स जो है वो वेयर हाउस में रखने की ज़रूरत पड़ती है, या आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तब भी आपको जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको कुछ अरसा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्पेयर्स हैं। आप जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उन इक्विपमेंट्स या उस मशीन्स जो होती हैं उनके जो स्पेयर्स होते हैं वो भी आपके स्टोर या वेयर हाउस के अंदर पड़े होते हैं ताकि अगर उस क्रिटिकल इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फौरी तौर पर उसके जो डैमेज पार्ट है उसको रिप्लेस किया जा सके स्पेयर पार्ट्स के साथ। तो इसलिए स्पेयर पार्ट्स भी आपकी बहुत अहम ज़रूरत होती है जिनको वेयर हाउस के अंदर आप रखते हैं। अगर आपके पास स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल ना हो तो प्रोडक्शन स्टॉप हो सकती है और प्रोडक्शन से अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल लॉस होता है। इसके अलावा अनफिनिश्ड गुड्स होती हैं। अनफिनिश्ड गुड्स का क्या मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि अभी इंटरमीडिएट स्टेज में हैं कि वो फाइनल नहीं हुई, किसी एक प्रोसेस से वो गुजर चुकी हैं और नेक्स्ट किसी प्रोसेस में उन्होंने यूज़ होना है, तो इंटरमीडिएटली उन प्रोडक्ट्स को भी कहीं स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। ये कहते हैं अनफिनिश्ड गुड्स। इसके अलावा रॉ मटेरियल्स हैं। अभी रॉ मटेरियल्स तो आए हैं जिनको आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ करना है और उससे कोई फाइनल प्रोडक्ट बनानी है। अब ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। एक है फाइनल प्रोडक्ट्स जिनको कहते हैं फिनिश गुड्स, एक जो है वो अभी फाइनल नहीं हुई अनफिनिश गुड्स, फिर रॉ मटेरियल। अब ये तीन तरह की चीज़ें आ गई हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल आपके स्टोर में क्लीनिंग आइटम्स पड़े हुए हैं, डिटर्जेंट पड़े हैं, फ्लोर टॉयलेट क्लीनर्स पड़े हैं, ग्लास क्लीनर्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स पड़ी हुई हैं, नोट पैड है, प्रिंटिंग पेपर्स हैं, पेन है, पेंसिल्स है, एट्सेट्रा। इसके अलावा फर्नीचर की आइटम्स भी हो सकती हैं। तो ये इन्वेंट्री जो है ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पड़ी हुई है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये डिफरेंट एक इन्वेंट्री की लिस्ट है। इसके अलावा भी डिफरेंट इन्वेंट्री हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिपेंड करता है कि उनके ऑपरेशंस क्या है, उनका साइज़ क्या है। लेकिन अगर आप सोचें तो क्या ये जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है, जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, इनकी वर्थ सेम है? क्या इनकी प्राइस सेम है? क्या इनकी कॉस्ट सेम है? क्या इनके साथ रिस्क एसोसिएटेड सेम है या इनकी वैल्यू सेम है? कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर पड़ा है तो इसकी वैल्यू कम है, फिनिश्ड गुड्स पड़ी हैं तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसके ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग चुकी है, इसके ऊपर प्रोसेस हो चुका है, रॉ मटेरियल अपने फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। और जो अनफिनिश्ड गुड्स हैं इनकी वैल्यू फिनिश्ड से कम है लेकिन इनकी रॉ मटेरियल से ज़्यादा है। इस तरह जो आपके स्पेयर्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कार्ड्स हो सकते हैं, स्पेयर्स हो सकती हैं। तो इनकी हैंडलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फ्रेजाइल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, ये डैमेज हो सकते हैं, ये लॉस हो सकते हैं, ये टूट सकते हैं। तो इसलिए इनकी हैंडलिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, ये डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है ना ये सारी एक जैसी नहीं है और इनकी वर्थ भी डिफरेंट है, इनकी कॉस्ट भी डिफरेंट है, इनकी हैंडलिंग भी डिफरेंट है। आई होप कि अब आपको एबीसी एनालिसिस में इस चीज़ की समझ आएगी कि एबीसी एनालिसिस में बेसिकली आप क्या करते हैं कि जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री होती है उसकी आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं या कैटेगराइजेशन कर देते हैं, और इसी कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन के बाद आप उनको फिर हैंडलिंग भी
उसी हिसाब से करते हैं जिस तरह की कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इसकी हैंडलिंग और तरह से होगी। कोई क्लीनिंग आइटम्स हैं, उनकी हैंडलिंग जो है वो डिफरेंट होगी। इसी तरह जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उनकी हैंडलिंग डिफरेंट होगी। और इसी तरह जो रॉ मटेरियल है उसकी हैंडलिंग और होगी, जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी हैंडलिंग डिफरेंट होगी। तो एबीसी एनालिसिस के अंदर आप क्या करते हैं, बेसिकली ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एक टेक्निक है जिसके अंदर आप इन्वेंट्री को क्लासीफाई कर देते हैं, ये कैटेगराइज कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री वैल्यू, कि इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, उसकी डिमांड कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, या उसके साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है। ये करते क्यों हैं एबीसी एनालिसिस? आप इसलिए करते हैं कि इससे स्टॉक ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स को पता चलता है कि उसके पास कौन सी क्रिटिकल आइटम्स हैं जिसके ऊपर उसकी कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड करती है। कि क्रिटिकल आइटम्स जो है ना, डेफिनेटली उनकी हैंडलिंग डिफरेंट होगी नॉन क्रिटिकल आइटम्स के साथ। मतलब जिन प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होता है, जिसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो उसकी हैंडलिंग डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू दोज प्रोडक्ट्स विच हैव लेस वैल्यू, लेस कॉस्ट एंड लेस डिमांड। तो इसमें क्या करती है कि जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं ना, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं ताकि उनकी मैनेजमेंट अच्छी रहे, वो डैमेज ना हो, वो लॉस ना हो, और उनकी जो सेल है उससे प्रॉफिट अर्न किया जा सके, और उसके ऊपर कंपनी की फाइनेंशियल सक्सेस डिपेंड करती है। अच्छा, एबीसी एनालिसिस के अंदर जो है ना डिफरेंट कैटेगरीज होती है। कैटेगरीज का वही मतलब है कि आपके पास जो इन्वेंट्री है ना, उसको आप क्लासीफाई कर देते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर। तो इसमें आप 3 क्लासेस बनाते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ये बेस्ड ऑन द कंजप्शन वैल्यू है। कंजप्शन वैल्यू का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कौन सी आइटम है कि वो कितनी कंज्यूम होती है। ठीक है, कंजप्शन वैल्यू की बेस पे, रेवेन्यू जनरेशन की बेस पे, कि ऐसी आइटम्स या ऐसी प्रोडक्ट्स जिनसे आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है उसकी क्लास और होगी। ये ऐसे प्रोडक्ट्स या आइटम जिनसे आपको कम रेवेन्यू मिलता है उसकी क्लास और होगी। जिनका सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है या जिनका सेल वॉल्यूम कम है, ऐसी आइटम जिनकी डिमांड ज़्यादा है, या ऐसी आइटम जिनसे आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, या ऐसी आइटम जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है या रिस्क एसोसिएटेड ज़्यादा है। रिस्क का मतलब यह है कि वो डैमेज हो सकती हैं या चोरी हो सकती हैं। तो इसीलिए बेस्ड ऑन द कंजप्शन वैल्यू, बेस्ड ऑन द रेवेन्यू जनरेशन, सेल्स वॉल्यूम, डिमांड, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट एंड रिस्क, आप अपनी इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर देते हैं 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर या 3 क्लासेस के अंदर। इसको कहते हैं क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। अच्छा, इन क्लासेस को आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं? जो आपके पास आइटम्स या इन्वेंट्री होती है उसको आप कैसे क्लासीफाई करते हैं? उसके लिए पेरेटो प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जाता है, या 80-20 प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर आर सिग्निफिकेंट फ्यू एंड इनसिग्निफिकेंट मैनी इन लार्ज ग्रुप। कि पेरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि एक बड़ा ग्रुप अगर आपके पास है तो उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट आइटम्स होती है ना वो कम होती हैं, और इनसिग्निफिकेंट जो होती है ना वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए इसको 80-20 प्रिंसिपल भी कहते हैं कि 20% वो आइटम्स होती हैं जो कि आपको 80% रेवेन्यू देती हैं, और इसी तरह 80% ऐसे प्रोडक्ट्स आपके पास या ऐसी इन्वेंट्री पड़ी होती है जिससे आपको 20% रेवेन्यू मिलता है। तो ऐसी आइटम्स, ऐसे प्रोडक्ट जिनसे आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, या जिनके साथ रिस्क एसोसिएटेड ज़्यादा है, या जिनके ऊपर आपकी कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है, तो उनकी क्लास और होगी, और जो लेस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स या आइटम्स होंगी ना उनकी क्लास और होगी। अच्छा, अब हम इसकी कैटेगरीज को देखते हैं ना, तो पेरेटो प्रिंसिपल के को यूज़ करते हुए एबीसी एनालिसिस के अंदर आप 3 क्लासेस बना देते हैं। क्लास ए के अंदर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स आती हैं, वो मटेरियल्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनकी फिर क्लास बी में मॉडरेटली इंपॉर्टेंट आते हैं, क्लास सी के अंदर लीस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज नंबर ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, कि इनकी इन्वेंट्री आइटम्स कितनी हैं। जो क्लास ए होती है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना, इनका शेयर जस्ट 10% होता है, और जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होती है ना इनके शेयर 20% होता है, और जो क्लास सी में आते हैं जो लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना इनका शेयर 70% का होता है। अच्छा, अब है परसेंटेज वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स, कि अब ये जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू की परसेंटेज कितनी बनती है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इनका शेयर तो 10% है इन्वेंट्री के अंदर, लेकिन इनकी वैल्यू 70% है, कि
जो ओवरऑल 100% वैल्यू में से 70% जो वैल्यू है ना वो इन 10% प्रोडक्ट्स की ही बनती है। तो इसीलिए जो क्लास ए के अंदर प्रोडक्ट्स आती है ना या इन्वेंट्री आती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती है, और जो क्लास बी के अंदर आती है वो इसमें जो परसेंटेज है इन्वेंट्री आइटम्स की वो होती है 20, और इनकी जो वैल्यू होती है वो भी 20% होती है। लेकिन जो क्लास सी के अंदर आती है ना ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि ये मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं, इनकी आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी वर्थ कम है, जस्ट 10% है। अब हम इसके ग्राफ देखते हैं ना कि बेस्ड ऑन द इन्वेंट्री आइटम्स कि जो क्लास ए में आती है ना इनकी इन्वेंट्री आइटम्स जस्ट 10% होती हैं। कि अगर आप ये देखें ना कि आपके पास एक बड़ा वेयर हाउस है, उसके अंदर जो क्लास ए की प्रोडक्ट्स होंगी या आइटम्स होंगी ना वो जस्ट 10% होंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्लास बी उसमें 20% आइटम्स आ गई, क्लास सी के अंदर 70% आइटम्स आती हैं। अब इसका दूसरा पायरामिड है या ग्राफ है वो है इन्वेंट्री की वैल्यू का, कि जो क्लास ए है ना उसकी जो इन्वेंट्री वैल्यू है ना वो 70% बनती है, जो क्लास बी है उसकी 20% बनती है, और जो क्लास सी है उसकी 70% बनती है, 10% बनती है। क्लास सी में चूँकि 70% आइटम्स आती हैं लेकिन उनकी वर्थ कितनी होती है वो जस्ट 10% बनती है। अब इन क्लासेस को थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि ये जो क्लासेस हैं एबीसी एनालिसिस के अंदर इनका क्या मतलब है। क्लास ए के अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं, क्लास बी के अंदर कौन सी आती हैं, और क्लास सी के अंदर कौन सी आती हैं। क्लास ए के अंदर आपकी वो प्रोडक्ट्स आती हैं, वो आइटम्स आती हैं जो कि आपके स्टॉक में पड़ी हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनकी हाई फाइनेंशियल वैल्यू है, और वो तादाद में कम होती हैं, जैसे हमने देखा जस्ट 10% होती हैं, जिनका सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कम तादाद में है, जिनका सेल वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए इनके ऊपर आपका टाइट कंट्रोल चाहिए होता है। और इनकी हाई एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, इनकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है ना वो हाईली एक्यूरेट होनी चाहिए। फिर सेकंड क्लास आती है वो आती है क्लास बी। इसमें मिड लेवल की कैटेगरी है कि इसके अंदर जो आइटम्स आती हैं ना वो क्लास ए से कम होती हैं, लेकिन क्लास सी से उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। तो इसलिए इसके ऊपर आप लोगों को स्लाइटली टाइटर कंट्रोल चाहिए। उसमें तो आपको बिल्कुल टाइट कंट्रोल चाहिए ना क्लास ए में, यहाँ पे इसकी जो मैनिपुलेशन होती है या इन्वेंट्री हैंडलिंग होती है या इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, तो इसमें स्लाइटली टाइटर कंट्रोल चाहिए होता है, और इसमें गुड एक्यूरेसी होनी चाहिए रिकॉर्ड्स की। इसमें जो आइटम्स की वैल्यू होती है या जो इंपॉर्टेंस होती है ना वो क्लास सी से ज़्यादा होती है, लेकिन क्लास बी से कम होती है। अब जो थर्ड क्लास है ना वो है क्लास सी। क्लास सी के अंदर आपकी लीस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स आती हैं, जिनकी फाइनेंशियल वैल्यू भी कम है, जिनकी सेल भी कम है, जिनकी डिमांड्स भी कम है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, हाई इन नंबर्स। इसमें आपको सिंपलेस्ट कंट्रोल चाहिए और मिनिमम रिकॉर्ड कीपिंग चाहिए। तो ये बेसिकली एबीसी एनालिसिस के अंदर आपने क्या किया कि इन्वेंट्री को कैटेगराइज कर दिया 3 क्लासेस के अंदर। जब इन्वेंट्री क्लासिफाइड हो जाती है, कैटेगराइज हो जाती है, तो उससे उनकी हैंडलिंग अच्छी हो जाती है कि आपको पता है कि क्लास ए की जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी हैंडलिंग जो है वो बेहतर होती है। फिर क्लास बी और फिर क्लास सी। क्लास सी की कैजुअल हैंडलिंग भी हो सकती है, लेकिन जो क्लास ए में आती है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। तो ये था एबीसी एनालिसिस के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।